बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने रिस्क और रिस्क के टाइप्स को डिस्कस किया है, आज भी हम कुछ और फर्दर रिस्क के टाइप्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये रिस्क किस किस को फेस करना पड़ता है और ये रिस्क मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बिजनेस रिस्क में प्रोडक्शन रिस्क होता है कि आपके प्रोडक्शन इफेक्ट ना हो, आपके कंपनी के एसेट्स मिसयूज ना हो, आपके प्राइस ऑफ इनपुट, आपके रॉ मटेरियल महंगी ना हो जाए और आपके जो आउटपुट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी कीमत मार्केट में गिर ना जाए। और आपकी कंपनी की रेपुटेशन का भी मसला हो सकता है, कोई न्यूज़ आ जाए, कोई प्रोडक्ट बुरी चली जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो जिसकी वजह से आपके रेपुटेशन को खतरा हो। आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको फेलियर का खतरा हो या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई मसला आ जाए जिससे आपके प्रोजेक्ट में रिस्क ज़्यादा बढ़ जाए। इन्वायरमेंटल रिस्क होती है, सैलाब का आना, बारिशों का होना, खुश्की का होना और फसलों का अच्छी तरह से ना होना, जो कि कुछ कंपनीज जिस तरह टेक्सटाइल हो गया, शुगर मिल हो गए जो कि शुगर केन को यूज़ करते हैं, या टेक्सटाइल वाले फसलों को यूज़ करते हैं, तो उनके फसलों का प्रॉपर ना होना जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की वजह से उनका इफेक्ट हो जाना, सैलाब का आना, किसी और फसल का बह जाना या किसी किसी और तरह से एनवायरनमेंट का कंपनीज को इफेक्ट करना। इसी तरह पॉलिटिकल चेंजेस का आना, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो रिस्क कंपनी को फेस करना पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का चेंज हो जाना और गवर्नमेंट का चेंज हो जाना और उनके प्रेफरेंसेस का चेंज हो जाना। और इसी तरह इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि किसी कंट्री के किसी स्पेसिफिक एरिया के कंडीशंस चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से इम्पेक्ट पड़ता है। तो आप किसी बाहर की कंट्री में जा रहे हैं या बाहर की कोई कंट्री के कंपनी आपकी कंट्री में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये इकोनॉमिक रिस्क होता है। ओवरऑल एक कंट्री में भी इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है। तो ये सारे बिजनेस रिस्क हैं, प्योर बिजनेस रिस्क, जिसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। इन बिजनेस रिस्क के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं, जो कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से या अगर आप फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो ये रिस्क आपको हर हाल में फेस करने पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, इंटरेस्ट रेट का कम हो जाना। अगर आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है या आप लोन लेना चाह रहे हैं या आप एनुअली लोन लेते हैं और एक साल अभी इंटरेस्ट कम था और नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इस तरह से भी इफेक्ट कर सकता है। और फॉरेक्स है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है। हम इनको इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा इन पे नज़र डालेंगे। तो जो सबसे पहले जो प्योर फाइनेंशियल रिस्क है ये क्या है? इट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट शेयर होल्डर, इन्वेस्टर और अदर फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स in the firm or venture will lose money if the company cash flow proves inadequate to meet its obligation. Actually अगर आप इनफ मनी जनरेट नहीं कर पाते तो आपके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो रिस्क में पड़ जाते हैं। आप लोन लिया हुआ है वो नहीं पे कर पाते, उस पर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, आप एक्सचेंज रेट चेंज होता है उसकी वजह से आपके पेमेंट्स इफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैटर्स आपके रिलेटेड हैं। अगर आप इनफ कैश फ्लो या जनरेट नहीं कर पाते तो आपके सारे फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स रिस्क में पड़ जाते हैं। तो किस तरह से फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स को रिस्क होता है उसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिस्क है, द रिस्क दैट चेंज टू इंटरेस्ट रेट विल डिसरप्ट योर बिजनेस। इंटरेस्ट रेट का चेंज होना आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट रिजल्टिंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट पे फ्लक्चुएट होने की वजह से आपके एसेट्स की और आपके पास जो जो बिजनेस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वैल्यू के डिक्लाइन होने का खतरा है, या आपने जो पे करने हैं उनके प्राइस इंक्रीज होने का खतरा है। से फॉर एग्जांपल अब बिजनेस में आपके पास अगर बॉन्ड है और मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है तो उसका आपके बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग आपकी बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे, तो आपके जो फाइनेंसिंग सोर्सेज हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क is mostly associated with fixed income assets rather than इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो बॉन्ड और उस तरह की चीज़ें हैं, इक्विटी पे इनका इफेक्ट कम पड़ता है, बाकी जो आपके वो एसेट्स हैं या आपके लाइबिलिटीज़ हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का चेंज आपकी बिजनेस को कई तरीकों से इफेक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ फॉरेक्स रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज अ फाइनेंशियल रिस्क that exist when a financial transaction is dominated in a country currency
other than that of the base currency of the company. ये फॉरेन एक्सचेंज जो रिस्क है जिसको हम फॉरेक्स रिस्क कहते हैं, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क है। इस ये रिस्क बहुत ज़्यादा आपको तब फेस करना पड़ता है जब आप बिजनेस दो कंट्री में हो, दो डिफरेंट करेंसी में आप बिजनेस कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल अगर आप यूके से, जो कि पाउंड है करेंसी वहाँ से आप आते हैं पाकिस्तान में बिजनेस करने, यहाँ पे रुपीज़ हैं, तो होता क्या है कि आप 1000 से फॉर एग्जांपल पाउंड लेके आए थे, और 1000 पाउंड यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जब एक 120 का एक पाउंड था बैक इन 2017 अराउंड, तो आपको उस वक्त 1,20,000 यहाँ पे आपके हो गए थे, या 1,25,000 या मैक्सिमम 1,30,000 हुए थे। तो अब वो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और उस पे इन्वेस्ट करने पे आपको एक रिटर्न मिला। अब वो रिटर्न आपका यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिला। से फॉर एग्जांपल आपके जो अमाउंट है वो 1,70,000 बन गया। मतलब 1,30,000 जब आपने कन्वर्ट किए तो 1,30,000 बने, और आपने 40,000 उस पर प्रॉफिट कमाया, और आपका जो पैसा है वो 1,70,000 हो गया। अब आप कहते हैं चलो वापस ले जाता हूँ ये पैसा यूके में, क्योंकि आप यूके बेस्ड हैं। तो जब आपने दोबारा ट्रांजेक्शन की, द मनी इज अगेन गोइंग टू बी 1,000 पाउंड। तो हुआ क्या है, बेसिकली आपने एक्सचेंज रेट रिस्क फेस किया है। इस एक्सचेंज रेट रिस्क की सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है, इस तरह के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आपको आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। जब आपने प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल आप बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, या कोई और चीज़ मंगवाते हैं जो कि नॉर्मली आप एक प्राइस पे खरीदते हैं, उसकी प्राइस वहाँ पे चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे लोकल मार्केट में आप बना के फिर बाहर बेचते हैं, तो जहाँ पे लोकल मार्केट में पैसा महंगा हुआ है तो आपको वो चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए चाहिए, और बाहर वो प्राइस वैसे ही चेंज नहीं हुई, आपको दोबारा उसी प्राइस पे देना पड़ता है। तो ये कई तरीकों से एक्सचेंज रेट रिस्क आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज रिस्क है। मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज रिस्क इन्वॉल्व द मार्केट रिस्क इफ अ कंपनी मार्केट मेक्स देयर इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि पहले मैंने भी बात की है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, दैट कैन बी ट्रेडेड सो दैट इन्वेस्टमेंट फेस द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन वैल्यू इन मार्केट। तो आपके उनकी वैल्यू मार्केट में चेंज हो सकती है। द वैल्यू ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग वैल्यू इन द मार्केट। तो मार्केट में जो वैल्यूज चल रहे होते हैं, जो प्राइसेस चल रहे होते हैं, आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हो सकता है आपके स्टॉक्स हों, हो सकता है आपके बॉन्ड हों, हो सकता है आपके प्रेफर्ड स्टॉक हों। अब कॉमन स्टॉक आपने परचेज किए हुए हैं 100 रुपए में, आजकल जैसा कि आप KSE या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अगर देखें तो आपको प्राइस में फ्लक्चुएशन काफ़ी नज़र आता है। आपने जब परचेज किया तो आपने 50,000 के शेयर खरीदे, वही 50,000 के शेयर आज अगर आप मार्केट में जाएं तो 40,000 के हैं। प्रॉफिट की बजाय उनके जो मार्केट वैल्यू है, जो उनकी एसेट्स की वर्थ है, वो डिक्रीज हुई है इंक्रीज होने की बजाय। तो ये एक रिस्क होता है हालात की वजह से कि प्रोडक्ट्स के मार्केट वैल्यू सिक्योरिटीज की चेंज होती हैं, जिसकी वजह से आपको रिस्क फेस करना पड़ता है। तो अगर हम एक वैसे ही टॉपिक है बीच में कि क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अ लोन बाय द borrower. In other words, we can define credit risk as the risk that the borrower may not repay the principal amount or the interest payment associated with it, or partly or fully. बेसिकली ये है कि आपने अगर लोन लिया है, और अगर आप कंपनी को लोन पे नहीं कर पाते, या उस पे जो इंटरेस्ट रेट है इनमें से एक या दोनों अगर आप पे नहीं कर पाते, तो वो बिजनेस को, आपके बिजनेस का क्रेडिट रिस्क है। अब क्रेडिट रिस्क रेशो भी फाइंड किया जा सकता है कि आप देखना चाहते हैं कि आप लोन देते हैं, और अगर आपने 1,00,000 लोन दिया, से फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख लोन दिया और 10-10 हज़ार दिया, तो 100 बंदे को लोन दिया, अगर उसमें से एक नहीं पे कर पाता तो उसका आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना क्रेडिट रिस्क है, कि कितने ऐसे बारोअर हैं जिनको आपने लेंड किया पैसा, और वो वापस करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, और फाइंड आउट करने के साथ आप क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर भी कर सकते हैं कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि किसी भी तरह के रिस्क को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जब हम जाएंगे तो इन चीज़ों को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट रिस्क को किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। एनीवे, इतने सारे रिस्क हैं, तो ये रिस्क कौन बेयर करता है, ये रिस्क के बेयरर्स कौन हैं, किसने ये रिस्क फेस करना होता है।
तो बज़ाहिर तो ये कहा जाता है, हो सकता है आप कहें कि ये तो जिसका पैसा है उसी को रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। आल्दो के शेयर होल्डर का तो नुकसान है ही, उनको भी रिस्क है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट है, जो जॉब्स कर रहे हैं, जिनके परफॉर्मेंस पे बोनसेस उनको मिलते हैं, जो एम्प्लॉई हैं जिनको सैलरीज मिलते हैं, जिनकी जॉब लगी हुई है, वो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। अगर आपका बिजनेस में रिस्क आता है और उस रिस्क की वजह से आपके बिजनेस को नुकसान होता है, तो वो नुकसान सिर्फ शेयर होल्डर का नहीं, उनके शेयर, ऑफ कोर्स शेयर होल्डर को है, उनके शेयर की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, उनको नुकसान होगा। मैनेजमेंट के बोनसेस खत्म हो जाएंगे, उनकी सैलरी में रिडक्शन आ जाएगा, उनको जॉब टर्नओवर फेस करनी पड़ सकती है। इसी तरह एम्प्लॉय की सैलरी डिक्रीज हो सकती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय को हो सकता है फायर किया जाए, हो सकता है सिर्फ नए एम्प्लॉयज़ को हायर न किया जाए, तो सोसाइटी को इसका लॉस होता है। इसके साथ गवर्नमेंट को टैक्सेस न मिलें, टैक्सों में कमी आ जाए, तो गवर्नमेंट को प्रोडक्ट, वो जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही थी, हो सकता है वो बाहर से मंगवाना पड़ जाए, उस पर ज़्यादा टैक्स पड़े और ज़्यादा कास्ट पड़े, उस पर उसको कुछ वो पैसे देने पड़ जाएं, उसको उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएं गवर्नमेंट को, वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में लाने के लिए या किसी भी कंट्री में लाने के लिए। तो क्रेडिटर जो आपको हो सकता है कि वो आप क्रेडिटर का इंटरेस्ट ना पे कर सकें, उसको हो सकता है उनको प्रिंसिपल ना पे कर सकें, हो सकता है आप एनुअली उनको एक पीरियडिकली एक लोन लेते थे, वो उनका बिजनेस है क्रेडिटर का, वो उनका बिजनेस रुक सकता है। सप्लायर्स जो आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करते थे, हो सकता है वो सप्लाई ना कर पाएँ, उनकी मशीनरीज, उनके ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए, उनको नुकसान हो, उनकी वो बिजनेस उस तरह से ना हो। कंज्यूमर को जो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हो सकता है वो उनकी चॉइस के हों, हो सकता है कम लोगों के हों, लेकिन हो सकता है उनकी पसंद के हों, वो दूसरे प्रोडक्ट की निस्बत आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उनके पास सब्स्टिट्यूट के ऑप्शंस कम होते हैं, जिसकी वजह हो सकता है मार्केट में किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए या कम से कम उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। तो हर स्टेक होल्डर्स सोसाइटी में, हो सकता है आप सोसाइटी में वो इस तरह के काम कर रहे हो, जिस तरह के हम कह सकते हैं कि सीएसआर कर रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, पार्क्स बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, रोड्स बना रहे हो, दरख्त लगा रहे हो, तो वो सारे काम रुक जाते हैं। तो हमने एक सिर्फ चंद लोगों को, चंद स्टेक होल्डर्स की बात की। अगर आप किसी भी स्टेक होल्डर्स को देखें, वो रिस्क बेयरर होते हैं किसी भी कंपनी के, कि सोसाइटी में किसी का भी नुकसान, नॉर्मली मैं ये कहता रहता हूँ कि सोसाइटी में आपके दुश्मन का भी नुकसान हुआ तो उस पर खुश नहीं होना, वो किसी ना किसी तरीके से आपका नुकसान है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। एक्चुअली अगर किसी का नुकसान नहीं होगा, वो हमारा नुकसान नहीं होगा। और अगर हम किसी का नुकसान चाहेंगे खुदा न खास्ता, चाहे कंपनी में हो चाहे कंपनी से बाहर हो, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हो, तो किसी का भी नुकसान वो हमारा नुकसान हो सकता है। तो रिस्क कंपनी अगर फेस कर रही है, तो आप चाहे शेयर होल्डर हैं चाहे कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं, you can directly or indirectly have to face the cost of that risk. So therefore देयर शुड बी ए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की बात यहाँ पे करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक कंप्लीट प्रोसेस है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। ये एक प्रोसेस है, ये एक वन स्टेप नहीं है कि जिसके जरिए से फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई किया तो रिस्क मैनेज हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे पहले आप डिफरेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके बाद आप रिस्क को असेस करेंगे कि इस रिस्क का लेवल क्या है, ये रिस्क कितना कंपनी को या कितना हमें हर्ट कर सकता है, कितना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आइदर इस रिस्क को मिनिमाइज किया जाए या इस रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाए। तो ये डिसीजन भी, मिनिमाइज करना और एलिमिनेट करना, ये रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स के अंदर आता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको असेस करना और फिर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के जरिए से रिस्क को मिनिमाइज करना या एलिमिनेट करना होता है। जो रिस्क आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि ज़्यादा रिस्की है, तो हो सकता है आप उसके इंटेंसिटी को कम करें या उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करें। तो ये प्रोसेस बनाने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद रेगुलरली उसको रिव्यू करते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ हम आगे चलेंगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तो जब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करते हैं या कोई बड़े कंपनी की बात करते हैं, अगर इंडिविजुअल है तो जाहिर बात है, सोल प्रोप्राइटर है तो वो तो उसका ओनर वही है, उसके लिए लायबल वही है, तो वो उसी का काम होता है। अगर पार्टनरशिप है तो भी वो पार्टनर्स का काम होता है। लेकिन अगर आपका
पब्लिक सेक्टर कंपनी है और कॉरपोरेशन है, तो अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इसको मैनेज करें। इट्स देयर बेसिक ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कंपनी। तो कंपनी को प्रोटेक्ट करना उनकी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रिस्क मैनेजमेंट इज मच अ गवर्नेंस इशू। तो अगर हम देखें तो रिस्क मैनेजमेंट, चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम गवर्नेंस ही करना है, गवर्नेंस इश्यूज को देखना है, तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरसी करता है, उसको सुपरवाइज कर रहा होता है। ऑन ग्राउंड रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट की टीम में ऐसे लोग होने चाहिए कि वो रिस्क को मैनेज कर सकें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट ओवरसीन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम उसको ओवरसी करना है और पॉलिसीज देने हैं और उसको अप्रूव करना है। लेकिन प्रैक्टिकली जो कंपनी के अंदर काम करते हैं वो मैनेजमेंट टीम होती है। तो मैनेजमेंट टीम शुड हैव इनफ एक्सपर्टीज टू हैंडल एंड मैनेज द रिस्क ऑफ एनी टाइप ऑफ रिस्क। तो जो भी रिस्क के टाइप्स होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको मैनेज करना और उनको प्रॉपरली एवेलुएट करना ये मैनेजमेंट का काम है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ओवरसी करेगी। तो मैनेजमेंट में यूज सेवरल टेक्निक्स, इन टेक्निक्स पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उन टेक्निक्स कौन कौन से टेक्निक हैं, प्रोसेस ओवरऑल है क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू है। तो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स में हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, हम लॉस प्रिवेंशन इंटरनल कंट्रोल यूज कर सकते हैं, लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। कहीं पे कहीं ऐसा हो सकता है हम उसको रिस्क को रिटेन भी कर सकते हैं कि उसको उस रिस्क को फेस भी कर लेते हैं, और कहीं कहीं हम रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर रिस्क कैसे होती है, उसमें हेजिंग है, ऑप्शन है, इंश्योरेंस है और डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये सारे कंसेप्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।